एंड वेलकम बैक। मैं हूं शिल्पी और मैं आपको पढ़ाने वाली हूं फिजिक्स आज से। अभी तक हम हिस्ट्री सिविक्स पढ़ रहे थे और अब हम स्विच कर रहे हैं। आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करूंगी, उसके बाद हम हर टॉपिक के एग्जाम्पल्स और जो भी क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट लॉन्ग न्यूमेरिकल सारे के सारे इकट्ठे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर पर मूव करेंगे। ये सारा सोल्यूशन भी सारे चैप्टर का यहीं पर मिलेगा आपको, ठीक है। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चंस के, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज फोर्स, ठीक है। फोर्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद फोर्स से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, एमसीक्यू है, शॉर्ट आंसर है, वो सारे के सारे यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। प्रीवियसली जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके लिए मैं अभी स्पेसिमेन वाला पेपर लेकर के आऊंगी कुछ दिनों में, तो आप उससे पूरा का पूरा टैली कर लीजिएगा कि कैसे आपको अप्रोच करनी है, क्या करना है। नेक्स्ट थिंग इज कि इसका प्लानर भी अभी जल्दी में ही हम लेकर के आ जाएंगे। नेक्स्ट वीक तक प्लानर भी मैं ला दूंगी कि किस सीक्वेंस में वीडियोस आने वाले हैं, किस सीक्वेंस में आप पढ़ोगे और किस सीक्वेंस में आपको 100 मार्क्स लाने हैं। आपको पूरे मार्क्स लाने हैं एक्चुअली फिजिक्स में, ठीक है। आपका साइंस जो है वो पूरी तरह से 100 में जाए और आपको फिजिक्स में पूरे के पूरे मार्क्स मिले, इसका मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 फोर्स, ठीक है। तो फोर्स क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि फोर्स एग्जैक्टली है क्या। जब हम कहते हैं कि फोर्स, तो फोर्स एग्जैक्टली हमें क्या डिनोट करता है, क्या चीजें हैं फोर्स में, कैसे काम करता है फोर्स, क्या उसकी कोई डेफिनेशन है, क्या उसके कुछ डेरिवेशन है, क्या उसके कुछ फॉर्मूलाज है, कैसे डिफाइन करना है, तो वो देखते हैं। देखो, द वर्ड फोर्स इज कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब द causes of different motions. A force is that physical cause which changes or tends to change either the size and the shape of the body or the state, rest or the state of motion of the body. समझ आई कुछ बात? फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी बॉडी के मोशन को डिफाइन करती है, ठीक है। वजह से मोशन क्रिएट होता है, समझना। अब अगर मैं इस पेन से लिख रही हूं तो मैंने कुछ फोर्स लगाया है पेन पर, इसीलिए उसमें एक मोशन आया है और वो लिख रहा है, ठीक है। अभी क्या होता है कि हम वॉक करते हैं, ठीक है, वी आर वॉकिंग, और हम क्या कर रहे हैं, वॉक करके अपनी बॉडी को एक एनर्जी, एक फोर्स दे रहे हैं वॉक करने के लिए, सो दैट मेरी बॉडी में एक मोशन आ रहा है। तो फोर्स क्या हो गया, कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब एज द कॉज ऑफ द डिफरेंट मोशन, ठीक है। अगर बॉडी में मोशन है दैट मीन्स कुछ फोर्स उसमें लगा हुआ है। अगर बॉडी रुक गई है दैट मीन्स कुछ फोर्स लगाकर रोका गया है, ठीक है। तो मतलब कि फोर्स सिर्फ मूवमेंट को नहीं कहेंगे। अगर मैं चलते चलते हूँ दैट मीन्स मुझ पर कुछ रोका गया है, यानी फोर्स लगा के रोक दिया गया है। अगर मैंने ये पेन चलाते 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 ऐसे रोक दिया है तो दैट मीन्स मैंने कुछ फोर्स लगाया है इसको रोकने के लिए, वरना तो ये ऐसे चलता चला जाता, ठीक है। तो मतलब कि जो फोर्स है वो कॉज ऑफ मोशन तो है ही, बट साथ में ये क्या कर रहा है, रेस्ट को भी डिफाइन करता है, ठीक है। और क्या कर सकता है फोर्स, देखो इस इमेज में देखो कि पुल और पुश लिखा हुआ है। एक सेकेंड, इस इमेज में देखो पुल और पुश लिखा है, मतलब कि अगर मैं किसी चीज को खींचूं, ठीक है, तो मोशन हुआ उस चीज में, मैंने कुछ फोर्स लगाया एंड इट इज कमिंग टुवर्ड्स मी। एंड अगर मैं किसी चीज को पुश कर रही हूं तो मैंने फोर्स लगाया है एंड इट इज गोइंग, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, पुश और पुल में भी हमारा फोर्स काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट में मोशन आ रहा है। अब मान लो एक बॉल है, ठीक है, रिजिड नहीं है, दैट इज लाइक अ स्पॉन्ज बॉल है, उसको ऐसे प्रेस करो तो क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है ना। शेप चेंज हो गया आपकी बॉल का, और आप वापस से ऐसे छोड़ देते तो वापस से गोल हो जाती है कि नहीं। तो यानी कि अगर मैं किसी ऐसी चीज पर भी फोर्स लगाऊं जो स्पॉन्जी है, जो ऐसी है कि मैं अगर ज्यादा फोर्स लगा तो वो पिचक सकती है, जिसका साइज जो है वो चेंज हो सकता है, तो दैट मीन्स फोर्स से हम साइज भी चेंज कर सकते हैं और शेप भी चेंज कर सकते हैं। सही है यार, मतलब मोशन तो वो कर ही रहा था, किसी चीज को स्टॉप तो वो कर ही रहा था, साथ में साइज भी चेंज कर रहा है, शेप भी चेंज कर रहा है। डेफिनेटली मतलब फोर्स इज अ नाइस थिंग कि भैया यूनिवर्स में बहुत बढ़िया से काम कर रही है। अब देखो, तो हम क्या कह सकते हैं फोर्स को, कि फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज ईदर द साइज एंड द शेप ऑफ द बॉडी और द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। गाड़ी चल रही है तो उस पर कुछ फोर्स लगा है, गाड़ी को जब रोकेंगे तो ब्रेक लगाते हैं ना,
तो ब्रेक एक तरीके का फोर्स अप्लाई करता है इंजन पे और गाड़ी रुक जाती है। मतलब गाड़ी का मोशन और रेस्ट दोनों फोर्स की वजह से है। और अगर मैं उस गाड़ी को किसी बहुत बड़े बुलडोजर से ऐसे उसको दबा दूं तो क्या होगा, उसका साइज और शेप सब चेंज हो जाएगा। फोर्स की वजह से उस पूरी गाड़ी को मैं उसको प्लेट जैसा बना सकती हूँ, तो साइज और शेप भी चेंज हो सकता है। किससे? फोर्स से। समझ आई डेफिनेशन फोर्स की? अब तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि फोर्स क्या है। मोशन को डिफाइन करता है, यस, बट वो साथ में ये भी डिफाइन करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज, शेप या फिर उसका मोशन, रेस्ट, सब कुछ फोर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो, क्या फोर्सेस सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं? नहीं, देयर इज लॉट ऑफ टाइप्स। तो कैसे हैं वो देखते हैं। काइंड्स ऑफ फोर्सेस। देखो, आई नो मैं बहुत अभी डीप में एकदम पढ़ा रही हूँ और आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी है, बट द थिंग इज बेटा, यहाँ पर ना ए वाले भी हैं, बी वाले भी हैं, सी वाले भी हैं। तो सी वालों को भी ए बनाना है और ए वालों को तो ए रहना ही रहना है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ये मत सोचना कि ये मुझे आता है, ये इजी है, इसको ऐसे करके क्यों इतना डीप में जा रहे हैं, बिकॉज आपका रिवीजन होगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ो, आप 2x लगा के पढ़ो यार, क्यों इतना स्लोली पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो, काइंड्स ऑफ फोर्सेस। किस टाइप के फोर्सेस होते हैं? तो हमारे दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से? एक है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, एक है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, क्या है जरा इमेज से देखते हो। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ, जरा इमेज देख रहे हो? फ्रिक्शन फोर्स। अभी देखो, मैं समझाऊंगी कि क्या है कॉन्टैक्ट, क्या है नॉन कॉन्टैक्ट, और इनके भी पूरे डिटेल्स में बताऊंगी कि कैसे काम कर रहा है। स्प्रिंग फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ये सब क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, मतलब क्या है लेकिन? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देख रहे हो? मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, डिफाइन कैसे करना है वो देखो। आपका जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, दैट इज क्या क्या एग्जांपल मैंने आपको बताए? फ्रिक्शन फोर्स बताया, मस्कुलर फोर्स बताया और स्प्रिंग फोर्स बताया। कॉन्टैक्ट नाम से समझ में आ रहा है कि कोई चीज जब कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जब कॉन्टैक्ट में है और उस पर फोर्स लग रहा है। मान लो ये पेन जो है ये मेरे कॉन्टैक्ट में है, तो अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो इस पर मैं फोर्स लगा रही हूं कॉन्टैक्ट से। दैट मीन्स मेरी बॉडी इससे कनेक्टेड है। ठीक है, मेरी बॉडी इससे कनेक्टेड है, सो कॉन्टैक्ट में है। जब दो चीजें कॉन्टैक्ट में है, कनेक्टेड है, तब उस पर जो फोर्स लगता है दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स में कैसे काम कर रहा है जरा वो देखो। When a body slides over a rough surface, a force starts acting on the body in direction opposite to the motion of the body, parallel to the surface in contact. Contact का मतलब क्या था कि दोनों बॉडीज जो जिस पर फोर्स लग रहा है और जो फोर्स लगा रहा है वो दोनों कनेक्टेड हो, कॉन्टैक्ट में हो, टच में हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये टेबल है, टेबल के ऊपर बुक है, दोनों कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पर ये जो बुक है वो रुकी हुई है। ठीक है, वो ऐसे रखी हुई है, मूव नहीं कर रही है। कैसे रखी हुई है? इसके पीछे भी तो कुछ लॉजिक होगा। समझो, जब बुक को मैंने टेबल पर रखा तो क्या हुआ, एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। फ्रिक्शन क्या होता है? कोई रफ सरफेस जेनरेट करता है फ्रिक्शन किसी दूसरी चीज पर। चलो इसको छोड़ो, तुम ये देखो, जब तुम वॉक करते हो, वॉक करते हो ना आराम से, कभी कभी तुम स्लिप भी हो जाते हो, कभी कभी तुम आराम से वॉक कर लेते हो। जब रोड तुम्हारी एकदम ऐसे चिकनी सी होती है ना, प्लेन सी, तो वो क्या है वहां पर? वो फ्रिक्शनलेस है। और जब तुम्हारी रोड एकदम रफ सरफेस वाली है तो वहां पर फ्रिक्शन बड़ा जनरेट होता है, आप बड़ी मुश्किल से ही वॉक कर पाते हो, बड़ा फोर्स लगता है ना। तो ये होता है फ्रिक्शन फोर्स दो चीजों के बीच में। जब आप वॉक करने में या फिर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी प्लेन पर रखा हुआ है और उसे मूव करने में जो भी फोर्स उस पर काम कर रहा है वो आपका फ्रिक्शन फोर्स है। कैसे? देखो, अभी जो बुक रखी हुई है ये स्लिप नहीं कर रही है, ये क्या कर रही है? ये रखी हुई है, आराम से रखी हुई है, एकदम स्टेबल स्टेट में है। क्यों? क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है यहां पर। ठीक है, एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है टेबल से बुक पर, इसीलिए क्या हो रहा है कि ये मूव नहीं कर रही इधर उधर। ठीक है, अभी ये बहुत स्लिपरी होती या फिर मैं ऐसे टेबल को ऐसे उठा दूं एक तरफ से, तो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स डाउन हो जाएगा और बुक स्लिप करके नीचे होगा कि नहीं?
तो यहां पर क्या काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है टेबल और बुक के बीच में, जो कि कांटेक्ट की वजह से है। अब अगर बुक मेरी ऊपर ऐसे टंगी हुई हो तो क्या वो काम करेगी टेबल के हिसाब से? तो क्या वो फ्रिक्शन में रहेगी? तो क्या वो स्टैटिक रहेगी? नहीं, ऐसे हैंग करती रहेगी। मतलब कांटेक्ट में होगा तभी फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है, अब मैं उड़ रही हूं तो मेरे ऊपर थोड़ी ना कोई असर पड़ेगा कि मैं स्लिप हो जाऊं, कि चलते चलते कहां गिर जाऊं। उड़ने के समय थोड़ी ना रोड का फ्रिक्शन कुछ काम करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स एक फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। जब कांटेक्ट में दो बॉडीज होंगी तो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, इसीलिए कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अदर देन दैट देखो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये भी क्या है आपका कांटेक्ट फोर्स है। दैट मींस दो चीजें जब कांटेक्ट में होंगी। कैसे? When a body is placed on a surface, the body exerts a force equal to its weight downward on the surface, but body does not move due to this force. This is because the surface exerts an equal and opposite force on the body, normal to the surface, which is called normal force. समझना, ये डायग्राम देखो, मेरा हाथ है, हाथ पर मैंने कुछ रखा हुआ है, एक ब्लॉक रख लिया। ठीक है, अब वो ब्लॉक काफी भारी था यार। ठीक है, ब्लॉक भारी था। अगर वो ब्लॉक भारी है और मेरा हाथ में कोई फोर्स ही नहीं है, कोई फोर्स नहीं, तो मेरा हाथ ऐसे नीचे चला जाएगा। ठीक है, ब्लॉक रखा नीचे चला गया, लेकिन मेरा हाथ भी एक फोर्स लगाएगा। अगर यहां से ऊपर की डायरेक्शन में, तो मैं कुछ भी रखूं, ठीक है, बहुत भारी रख दूंगी तो मेरा हाथ बेयर पता नहीं कर पाएगा कि नहीं, वो एक अलग बात है। बट जहां तक मैं बेयर कर सकती हूँ इस फोर्स को, वहां तक मेरा हाथ ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा कि जो चीज है वो ऐसे रुकी रहे। ठीक है, जब मैंने ये पेन रखा अपने हाथ में, तो ये पेन ऐसे रखा हुआ है, स्टेबल है, ये पेन स्टेबल है। ये पेन रखा हुआ है, एक ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और मेरा हाथ इस पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। ये दोनों कांटेक्ट में होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर ये कांटेक्ट में नहीं है, मान लो ये पेन ऐसे ऊपर है, ठीक है, ये पेन ऊपर है यहां पर और ये हाथ नीचे है, तो क्या कोई फोर्स लग रहा है पेन का हाथ पे, हाथ का पेन पे? कुछ भी नहीं, तो नॉन कांटेक्ट में ऐसा कुछ काम ही नहीं कर रहा है। बट जब ये कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल फोर्स हाथ से ऊपर की तरफ और एक पेन से नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा है। दैट इज कांटेक्ट फोर्स, जो आपका क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन का मतलब कि हमारा हाथ पर एक फोर्स लग रहा था और रिएक्शन में हमारा हाथ भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, सो दैट ये स्टेबल रहे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। देखिए सब क्लियर है? ये अंडू क्या आ रहा है? ठीक है, अब देखो क्या है, टेंशन फोर्स एज अप्लाइड थ्रू स्ट्रिंग्स। एक और एग्जांपल है किसका, कांटेक्ट फोर्स का। ठीक है, टेंशन थ्रू अप्लाइड फोर्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, ये देखो डायग्राम में, एक कोई आपका छत ले लो या कुछ भी, एक ऐसे सरफेस है, वहां से आपकी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एक स्ट्रिंग मैंने लटका दी है, उसमें कुछ वेट लगा दिया है, बांध दिया है। धागा ले लो, उसमें कोई पत्थर बांध दो जैसे, ठीक है, और बांध दिया है मैंने, यहां से ऐसे हैंग कर लिया है। अब क्या हुआ देखो, when a body suspended by a string, the body pulls the string vertically downwards due to its weight W. ठीक है, due to its weight W, and string pulls the body upwards by a force which balances the weight of the body. अब समझो क्या हुआ, देखो W फोर्स, W इसका वेट है, ठीक है, मैंने धागे से बांधा, और W वाला जो मैंने जब उसको ईंटे को या किसी भी बॉक्स को मैंने धागे से बांधा, ऐसे लटकाया, तो बॉक्स क्या कर रहा था, नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा था। ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा था कि ये धागा जो है वो टूट भी सकता था। ठीक है, टूट सकता था, लेकिन कुछ टाइम तक तो नहीं टूटा। तो यानी कि एक फोर्स नीचे लग रहा है बॉक्स की वजह से, और एक फोर्स धागे में लग रहा है, एक फोर्स धागा लगा रहा है ऊपर खींचने के लिए, जो कि क्या है, टेंशन है। किसकी? उस धागे की, उस स्ट्रिंग की टेंशन है। ठीक है, वो कोशिश कर रहा है कि यार ये धागा ऊपर ही रह जाए, टूटे ना टूटे ना टूटे ना, ऐसे करके। और जो ये वेट है वो ट्राई करता है कि नीचे जाए। अगर मैंने वेट इतना बढ़ा दिया कि धागा बेयर नहीं कर पाया, ठीक है, अगर मैंने वेट ये बहुत बढ़ा दिया तो धागा बेयर नहीं कर पाएगा, या स्ट्रिंग जो आपकी वो बेयर नहीं कर पाएगी वेट, और वो धागा टूट जाता है, राइट। तो जब धागा टूटता है तो धागा उछल के ऊपर जाता है ना, आपने देखा होगा, आपने धागा बांधा, नीचे वेट बहुत ज्यादा हो गया,
जब ये धागा टूटेगा तो वेट वाला पोर्शन नीचे गया क्योंकि वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा था, और जो आपकी स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग वो ऊपर की तरफ ऐसे बाउंस करती है, वो ऊपर की तरफ बाउंस करती है। दैट मींस स्ट्रिंग में जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, ठीक है, तो स्प्रिंग में जो फोर्स लग रहा था, जो टेंशन लग रहा था, वो ऊपर की तरफ लग रहा था। तो ये दोनों भी आपके क्या हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से है। अगर ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं होते, बंधे नहीं होते, तो ये फोर्स काम करता? बिल्कुल नहीं काम करता, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक एग्जाम्पल है आपके कॉन्टैक्ट फोर्स का। मतलब कि जो टेंशन क्रिएट होता है स्ट्रिंग में, जो अपवर्ड में लगता है, वो क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सब लिखने को आते हैं क्वेश्चन में कि कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 एग्जाम्पल बताइए डायग्राम के साथ में, तो इसलिए इसको बहुत ढंग से ध्यान रखना डायग्राम के साथ, इसलिए बता रही हूं मैं। समझ आई बात? चलो अब देखो एक और एग्जाम्पल, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग। अच्छा, तो अब स्प्रिंग वाला भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। स्ट्रिंग तो हमने देख ली, जो एकदम प्लेन होता है, धागा टाइप का कोई ले लिया या वायर ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसमें कुछ बांध दिया, लटका दिया। अब स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग पता है ना कैसी होती है, ऐसे करके दबा दो तो खुल जाती है, स्प्रिंग देखी है ना, ठीक है। तो अब स्प्रिंग का देखते हैं क्या है। वन एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड इफ अदर एंड इज ईदर स्ट्रेच्ड और compressed, the spring is found to exert a force which is directly, अभी समझना, अभी मैं समझाऊंगी, directly proportional to the displacement of other end of spring, and the force exerted is in direction opposite to the direction of displacement. The force is called restoring force. समझो, ये डायग्राम देख रहे हो, ठीक है। ये देखो यहां पर ये एक फिक्स चीज है, ठीक है। यहां से क्या किया है, ये स्प्रिंग ऐसे, देखो दूसरी जगह दिखा देती हूँ, ये स्प्रिंग ऐसे बनी हुई है, ठीक है, इस लेंथ की स्प्रिंग है। सामने मैंने क्या रख दिया है, एक ब्लॉक को इससे बांध दिया है। अच्छा, अगर स्प्रिंग पर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, जितनी उसकी लेंथ थी उसी के अकॉर्डिंग बस वो रखी हुई है और ब्लॉक से बस कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब मैंने ना इसको इधर खींचा ना कम किया, कुछ नहीं किया, जितनी थी उतनी ही है, तो इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो ये क्या होगा, आराम से बिना टेंशन के ऐसे ही रखी रहेगी, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, स्प्रिंग ली और उसको खींच दिया, पकड़ के खींच दिया, और ये ब्लॉक यहां पर रखा है। जब स्प्रिंग को खींच दिया तो इसमें क्या होगा, फोर्स लगेगा ना, स्प्रिंग में फोर्स लगेगा। स्प्रिंग को खींचने पर स्प्रिंग में एक फोर्स लगा इधर की तरफ, और स्प्रिंग ट्राई क्या करेगी कि वो पीछे चली जाए। जब भी आप स्प्रिंग को खींचते हो तो वो ट्राई क्या करती है कि मैं पीछे चली जाऊं, मेरी जो वापस से लोकेशन है, मेरी जो वापस से शेप है, मैं उसमें चली जाऊं, ट्राई करती है ना स्प्रिंग, पर नहीं जा पा रही है क्योंकि वेट है। तो यहां पर एक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमने अगर स्प्रिंग को ऐसे दबा दिया है, वो आपने एक खिलौना देखा है, जैसे बॉक्स को खोलो ऐसे पॉप आउट करके जोकर निकलता है अंदर से, तो अगर स्प्रिंग को मैंने दबा दिया है और यहां पर ये वेट रखा हुआ है, स्प्रिंग को ऐसे मैंने दबा दिया, ऐसे ऐसे प्रेस कर दिया, तो वो क्या ट्राई करेगी, बाहर आने का ट्राई करेगी, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं फोर्स बाहर की तरफ लगाऊंगी तो स्प्रिंग अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, अगर स्प्रिंग को मैंने प्रेस कर दिया है तो स्प्रिंग बाहर की तरफ रिवॉल्व होने की कोशिश करती है। मींस ऑल द टाइम एक फोर्स काम करेगा स्प्रिंग पर अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज करते हैं, और वो जो डिस्प्लेसमेंट होती है फोर्स की, दिस फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। और ये जो आपकी स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग एंड द फोर्स एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जो भी हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई, अगर मैंने स्प्रिंग को इधर बढ़ाया, यहां पर वेट रखा, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुई, इस डायरेक्शन में हुई, तो आपकी जो स्ट्रिंग है, आपकी जो स्प्रिंग है, वो क्या करेगी, पीछे की तरफ कोशिश करेगी ना कि वापस से मेरे शेप में आ जाए, तो वो उसके ऑपोजिट में फोर्स काम करेगा। अगर मैंने स्प्रिंग को प्रेस कर दिया है, दैट मीन्स मैंने फोर्स इधर लगाया है डिस्प्लेसमेंट पे, तो स्प्रिंग क्या करेगी, बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगी कि वापस से मैं अपने शेप में चली जाऊं। तो हमेशा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। और स्प्रिंग क्या करती है कि वापस से अपने शेप को रिस्टोर करने की कोशिश करती है। तो ये आपका क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है। ये सब ट्राई करके देखना, घर में स्प्रिंग पड़ी होगी तो उसमें ट्राई करके देख लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो नेक्स्ट क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। ये भी एक क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। कोलिजन, कोलिजन पता है, देखो
अगर मैंने दो मास बॉडी ले ली, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट ले लिया, दो बॉडीज ले ली, सेम वेट की भी ले सकती हूँ, अलग अलग वेट की भी ले सकती हूँ, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, व्हेन टू बॉडी कोलाइड दे पुश ईच अदर, एज अ रिजल्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट ऑन ईच बॉडी। ये देखो दो बॉडीज है, एक स्मॉलर है एक बड़ी है, अब वापस में इनको कोलाइड कर दिया। जब कोलाइड किया तो दोनों रिपल्स होके वापस जाने लगती हैं। जो हैवी वाली है हो सकता है कि वो ज्यादा इस पर फोर्स लगाए, हो सकता है कि ये भी ज्यादा फोर्स लगाए। जिस वेलोसिटी से जिसको थ्रो करेंगे, जिस वेलोसिटी से जिसको कोलाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फोर्स चेंज होता है। बट दोनों फोर्स लगाएंगी एक दूसरे पर जब लड़ेंगी और वापस से इस डायरेक्शन में जाने लगती है, तो इनका जो फोर्स होता है वो ऑपोजिट और इक्वल लगने लगता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट ऑन ईच बॉडी, और ये कोलिजन की वजह से है। ये आपका क्या है, कोलिजन की वजह से, ठीक है। तो कोलाइड करने पर भी ये क्या है, अगर कांटेक्ट में ये नहीं आती बॉल तो क्या ये फोर्स पॉसिबल होता, नहीं होता। तो इसीलिए ये भी क्या है, एक एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नॉन कांटेक्ट फोर्स, फोर्स का दूसरा टाइप, फोर्स का दूसरा टाइप। कांटेक्ट हमने पढ़ लिया, अब क्या है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है, जहां पर द फोर्स experiences by bodies even without being physically touched are called the non-contact force। अभी तक जो हम फोर्सेस पढ़ रहे थे उसमें बॉडीज, ऑब्जेक्ट सब कुछ कनेक्ट हो रहा था, चाहे वो स्प्रिंग हो, स्ट्रिंग हो, आपका फ्रिक्शन वाला फोर्स हो, कोई भी नॉर्मल वाला फोर्स हो, तो चीजें कनेक्ट हो रही थी, कॉन्टैक्ट में थी, फिजिकली टच्ड थी, इसलिए हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि ये वाले जो फोर्स है वो फिजिकली टच्ड नहीं होने पर भी अप्लाई होते हैं। तो वो कौन कौन से फोर्सेस हैं, देखो, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इमेज से आपको दिख रहा होगा कि मैग्नेट क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है बिना किसी टच के। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, आपका फ्रूट जो नीचे गिरा रहा है ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स है बिना किसी कॉन्टैक्ट के। सेम आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस को बिना किसी फिजिकल टच के, ठीक है। तो और डीप में समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब एग्जाम्पल में लिखने के लिए आता है, इसीलिए थोड़ा डीप में समझिए और डायग्राम्स भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन यूनिवर्स वन पार्टिकल अट्रैक्ट्स अदर पार्टिकल ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो वो किस वजह से खड़े हैं, क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है। अगर हम ऊपर कहीं छत पर हैं और हम गिर गए या फिर कोई सामान गिर गया तो वो वापस से अर्थ पर आता है, क्यों आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कॉन्टैक्ट में हम नहीं है फिजिकली, हम अर्थ से कॉन्टैक्ट में हो चाहे ना हो, लेकिन ग्रेविटी काम कर रही होती है, हर प्लैनेट पर ग्रेविटी काम कर रही होती है और चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एक फोर्स लगाती है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है कि विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बॉडीज अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, एक फोर्स फील करती है। पेड़ से जब भी कोई फ्रूट गिरता है तो नीचे ही जाता है, उड़ता नहीं है, फ्लोट नहीं करता, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम कर रहा है, दिखाई नहीं देता है, बिना कॉन्टैक्ट के भी वो काम कर रहा है, ठीक है, इसी वजह से वो सामान नीचे गिर जाता है। देखो जैसे कि टिल्टिंग टेबल, मैंने आपको भी बताया था फ्रिक्शन वाले फोर्स में अगर मैं टेबल उठा के ऐसे टिल्ट कर दूं तो सामान नीचे गिर जाएगा। तो एक ग्रेविटी काम कर रही थी उस बुक पर, उस बुक पर ग्रेविटेशनल फोर्स ने भी काम कर दिया था और फ्रिक्शन लेस भी हो गई थी, इसीलिए बुक धड़ाम से नीचे गिर गई, ठीक है। ये देखो उसके बाद क्या है, फॉलिंग बॉल, अगर मैंने कोई बॉल छोड़ी तो वो नीचे गिर गई बिना किसी कॉन्टैक्ट के। कॉन्टैक्ट है सरफेस और इसमें नहीं, कोई फिजिकल टच है नहीं, लेकिन चीज गिर गई नीचे। ये किस वजह से, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूसली इस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये देखो जैसे अब ये देखो बॉडी थ्रोन अपवर्ड, अगर मैं कुछ ऊपर फेंकू, इस पेन को अगर मैं ऊपर फेंकू तो ये ऊपर जाएगा और फिर ये वापस से नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर काम कर रहा है। अगर मैं इसको पैराबोलिक मोशन में फेंकू, ऐसे थोड़ा सा किसी एक एंगल पे फेंकू तो ये ऊपर जाएगा और फिर ऐसे करके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो वो ये डायग्राम दिखा रहा है, मतलब पैराबोलिक मोशन भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। हमने बॉल थ्रो की और वापस से नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अदर देन दैट देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टू लाइक चार्जेस रिपल एंड टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाला पढ़ा है ना, वो यहीं से निकल के आया है, फिजिक्स है, वो साइंस है। अ कॉम्ब रब्ड ऑन ड्राई हेयर इज ब्रॉट नियर पेपर अट्रैक्ट्स देम, मतलब कि अगर
हमने पढ़ा है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। एक है आपका पॉजिटिव, एक है आपका नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मान लो ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका चार्ज है पॉजिटिव, ये कोई ऑब्जेक्ट है उसका चार्ज है नेगेटिव। इनको कांटेक्ट में नहीं रखा है मैंने, दूर दूर ही रखा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ज ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वही इसी वजह से हमारे यहाँ क्या होता है, करंट फ्लो करते हैं, और करंट फ्लो होता है तो आपकी लाइट आती है, ठीक है। तो ये करंट है, करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से हम लाइट देख पाते हैं। तो चार्जेस जब आपके अट्रैक्ट करने लग जाते हैं डिफरेंट ऑपोजिट, तो आपकी करंट फ्लो होती है। मान लो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या ये अट्रैक्ट करेंगे? नहीं, ये रिपेल करेंगे, मतलब नहीं अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो भी रिपेल करेंगे। दैट मीन्स अगर आपके अनलाइक चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आपके अगर लाइक चार्जेस है, मतलब सिमिलर हैं चार्जेस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। क्या सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स में भी होता है? हाँ यार होता है, देखो बिना कांटेक्ट के ये सब चीजें होती है। अच्छा देखो, एक ये डायग्राम देखो, अगर कॉम्ब को आप बालों पे ऐसे ऐसे कर लेते हो ना, तो क्या होता है कि आपके जो बाल हैं उसकी वजह से आपके कॉम्ब में एक चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। और उस चार्ज के डेवलप होने की वजह से जब हम पेपर के पीसेस ले लो, पेपर के पीसेस के नियर ले जाते हैं, तो वो अट्रैक्ट करता है। कॉम्ब में चार्ज कौन सा डेवलप हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बहुत ही छोटी क्लासेस से आपको बताया जाता है। रिकॉल करो और फिर कमेंट करो, ठीक है। कॉम्ब को जब मैंने अपने हेयर्स पर ऐसे ऐसे लगाया, तो उसके बाद कॉम्ब में एक चार्ज आ गया, ठीक है। उस चार्ज की वजह से वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है, और वो चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। सारी हिंट तो दे दी मैंने, ठीक है। और आपको पता होगा कि चार्जेस जो हैं वो कौन सा किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर याद होगा, 6th 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो अभी उसको यहाँ पे अप्लाई करो और बताओ मुझे कि कौन सा चार्ज कॉम्ब में डेवलप हो जाता है और कौन सा चार्ज आपके पेपर ऑफ पीसेस में है, ठीक है। थोड़ा रिकॉल करो भाई, थोड़ी बुद्धि लगाओगे तभी तो साइंस समझ में आएगी। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स, हमारा थर्ड एग्जाम्पल है किसका, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, मीन्स फिजिकली टच्ड नहीं होगा। तो इसमें क्या है, टू लाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड अनलाइक रिपल्स, जैसे कि अनेल एंड मैग्नेट। सिंपल, ये तो हमने देखा है, बचपन से कर रहे हैं। मैग्नेट रख के ऐसे आयरन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे, याद है। तो क्या टच होती थी चीजें? नहीं, टच थोड़ी होती थी। तो उसमें क्या होता था, मैग्नेट ली और आयरन के साथ आप उसको टच करके देख लो कि भाई आयरन अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिना किसी कॉन्टैक्ट के मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। मैग्नेटिक फोर्स का कोई एग्जाम्पल पता है जहां पर काम कर रहा है और आपके रूम में अभी भी इस टाइम पे अवेलेबल है वो चीजें, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की? कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है? कमेंट करो, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का कोई इक्विपमेंट देखो अपने कमरे में कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से काम कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स वहां पर जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो रोटेट कर रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। गर्मियों में हम इसे बहुत यूज करते हैं, बताओ क्या है वो। चलो आप देखो क्या है। हम अब देखेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ लिया हमने, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ लिया, फोर्सेस क्या होता है वो भी पढ़ लिया। बट देयर इज सम फीचर्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कुछ थ्योरी है, कुछ सिग्निफिकेंस है, वो देख लेते हैं कि क्या है, क्विकली देख लेते हैं। जब आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स समझ चुके हो तो उसकी जो थ्योरीज है, उसके सिंप्लीफिकेशन, उसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझो, देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यार सिंपल सी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना। अगर अर्थ एक प्लैनेट है, प्लैनेट में ग्रेविटी काम कर रही है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चीजों को अट्रैक्ट कर रही है ना, अट्रैक्ट कर रही है या फिर वापस छोड़ रही है? नहीं ना, हमें वापस से थोड़ी उछाल रही है, बाउंस बैक थोड़ी कर रही है, हमें सिर्फ ऑल टाइम अट्रैक्ट कर रही है। कोई सामान गिरा दो, हाँ एक रेंज है, उसके बाद चीजें नहीं गिरती हैं, वो फ्लोट करती है यूनिवर्स में। वो रेंज भी मैं बताऊंगी, ठीक है। वो आपका क्या होता है, स्केप वाली वेलोसिटी होती है, उसके बाद वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है, यूनिवर्स में फ्लोट करेगी, ठीक है, जिस पर हमारी क्या सैटेलाइट्स जाती है। वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक रेंज है जहां तक ग्रेविटी काम कर रही है अर्थ की, उसमें अगर मैं कुछ भी गिराऊं, मैं खुद गिर जाऊं, तो ग्रेविटी से मैं अट्रैक्ट होंगी, ना कि वो मुझे बाउंस बैक करेगी।
सो दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। लेकिन जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। कैसे? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को सब पास में लाओगे तो रिपेल करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को लाओगे तो अट्रैक्ट करेंगे, मतलब दोनों चीजें हो रही हैं। मैग्नेटिक में देखो, अगर मैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल, सिमिलर पोल को एक पास लाती हूँ तो क्या होता है, ऐसे 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 होने लगता है ना, ज्वाइंट नहीं होता ना, अट्रैक्ट नहीं होता ना, रिपेल करता है, तो रिपेल भी होता है। अगर मैं डिफरेंट पोल्स को पास में लेकर के जाऊं, ऑपोजिट पोल्स को, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हमको समझ में आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकता है नेचर में, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो लॉजिकल सी बात है, समझ आ गई। और क्या हुआ, द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऑन द टू बॉडीज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सेपरेशन एंड इंक्रीजेस एज द सेपरेशन डिक्रीजेस। तो ओके, आप देखो, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जिनमें फिजिकली टच्ड नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पर, और ये है दूसरा ऑब्जेक्ट। अगर इनको मैं एकदम पास में कर दूं, पास कर दूं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम कर दूं, तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? सोचो लॉजिकली। अगर ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है जो कि ग्रेविटी का फोर्स लगा रही है, और ये कोई बॉल है जो इस पर गिर रही है, ठीक है, या इसकी तरफ आने की कोशिश कर रही है, और इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई, इनके बीच की डिस्टेंस कम है, तो क्या फोर्स ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा, राइट, ठीक है। तो जैसे जैसे सेपरेशन डिक्रीज होगा, आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है क्या चीज, आपका जो मैग्नीट्यूड होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। दैट मीन्स अगर चीजें पास में हैं, सेपरेशन में कम है, जैसे कि देखो आपका ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस अगर कम है, अगर मैं और थोड़ी सी कम कर दूं, तो ये क्या करेंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे एक दूसरे की तरफ, ठीक है। अब मैं इनको अगर दूर कर दूं, ये यहां पॉजिटिव बना दूं, यहां नेगेटिव बना दूं, तो क्या होगा, तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, और डिस्टेंस बढ़ने के साथ में जो फोर्स का अट्रैक्शन है, जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ी तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कम, और डिस्टेंस कम हुई तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज्यादा, मतलब ऑपोजिटली काम कर रहा है। समझ आ रही है बात? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फोर्स के इफेक्ट क्या है, किसी भी चीज में मोशन क्रिएट कर सकता है, किसी को रेस्ट में भी ला सकता है, या फिर उसमें मोशन क्रिएट कर सकता है, मूवमेंट्स क्रिएट कर सकता है, और साथ में क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को भी चेंज कर सकता है, शेप को भी चेंज कर सकता है। यही सब फोर्सेस के काम है, और वही चीजें यहाँ फिर से लिखी गई है। देखो, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। यस, इट कैन स्टार्ट और स्टॉप द मोशन। यस, ऑब्वियसली किसी गाड़ी में जब हम अपना इंजन से फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, गाड़ी चल देती है, ब्रेक लगाते हैं रुक जाती है। It can change either the speed or both the direction and speed of motion. अब समझो, अगर मैंने क्या किया, कोई बॉल फेंकी, ठीक है, तो क्या हुआ, ठीक है फेंक दी, चली गई नीचे। अगर मैंने बहुत तेज से फेंकी, मैंने इतना जबरदस्त फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, उसकी स्पीड चेंज हुई ना पिछली वाली बार से, ठीक है। स्पीड चेंज कर सकती हूं मैं फोर्स के साथ में, किसी भी चीज की, ठीक है। अगर फोर्स अप्लाई किया हुआ ज्यादा है तो स्पीड चेंज हो सकती है। क्या तुम डायरेक्शन चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकती हूँ। अगर मैंने ऊपर को फेंका एकदम स्ट्रेट, ऊपर फेंका एकदम स्ट्रेट, तो सीधे से ही नीचे वापस आ जाएगा। अगर मैंने इस तरफ फेंका तो डायरेक्शन चेंज हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। अगर मान लो यहां पर एक सर्कुलरली कुछ आपका मूव कर रहा है, ठीक है, मैंने एक धागे से बांधा, कुछ धागे से बांधा, पत्थर ऐसे 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 मैंने मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने खूब जोर का फोर्स लगाया तो एकदम मस्त गोला बन रहा था। जैसे ही मैंने फोर्स थोड़ा कम किया तो गोले से वो पता नहीं क्या बनने लग गया, और वो ऐसा लग रहा था कि मेरे सर पे लड़ जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, स्पीड भी चेंज रहा है। मतलब जो फोर्स है वो आपकी स्पीड, डायरेक्शन सब कुछ चेंज कर सकता है। बस यही लिखा हुआ है, ठीक है। और देखो, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली
किसी चीज को फोर्स लगा के आप दबा भी सकते हो, किसी चीज में फोर्स लगा के आप उसको बड़ा भी कर सकते हो। एज इट जैसे एयर का फोर्स लगा दो बलून में, तो बलून ऐसे फूल जाता है ना, और फोड़ दो उसको तो वो वापस से एकदम शेप चेंज हो जाएगा, साइज भी चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, तो फोर्स कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग। आप देखो हमारा मेन टॉपिक, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूटन्स लॉ। ठीक है, न्यूटन के लॉ के बिना मोशन अधूरा है, बिल्कुल इनकम्प्लीट। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या है, देखो, अ बॉडी continues to be in its state or rest or a uniform motion in a straight line unless an external force is applied। हमने फोर्स के बारे में तो पढ़ लिया कि फोर्स जो है वो चेंज करता है चीजों को, रेस्ट को मोशन में कर सकता है, मोशन को रेस्ट में कर सकता है। यस, उसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट लॉ है न्यूटन्स का, जो ये कहता है कि कोई भी बॉडी, ठीक है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। बात तो सही है। अगर मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, जब तक मैं मेरे पर कोई या तो कोई धक्का लगा दे तो मैं इधर से उधर चली जाऊंगी, या तो मैं खुद से अंदर से अपनी जो एनर्जी है मेरी बॉडी की, उसकी वजह से मैं अपने ऊपर एक फोर्स लगा रही हूँ, तो भी मैं मूव कर सकती हूँ। ठीक है, बिना फोर्स के मेरे को कोई मूव नहीं कर सकता, मैं एक ही जगह खड़ी रहूंगी। बात समझ आई? तो बिना फोर्स के एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट ही रहेगी। अब अगर कोई चीज मोशन में है, समझ लो मोशन में मतलब कोई चीज मोशन में है, मतलब चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, चलती ही चली जा रही है, चलती ही चली जा रही है, जब तक उस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा वो रुकेगी नहीं, वो सेम मोशन में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई बॉल डाली है उस पे टेबल पे, ठीक है, मैंने एक बॉल लुढ़का दी, लुढ़कती चली जा रही है, लुढ़कती चली जा रही है, कब तक लुढ़कती चली जाएगी? जब तक टेबल उस बॉल पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगाएगी तब तक। ठीक है, जब तक वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगाएगी वो बॉल लुढ़कती चली जाएगी। और जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स टेबल ने लगा दिया, मान लो बहुत रफ टेबल है, वो क्या होगी, थोड़ी सी चली उसके बाद रुक जाती है ना। कभी कभी पेन रखो तो पेन ऐसे गोल 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 लुढ़कता चला जाता है। कैसे जाता है? टेबल पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, टेबल का फ्रिक्शन फोर्स आपकी पेन पर काम कर रहा है, जो क्या करता है, अगर बहुत स्लिपरी टेबल है, बहुत चिकनी सी एकदम बढ़िया सी प्लेन है, तो ये मूव करता चला जाएगा, मूव करता चला जाएगा। ठीक है, अगर वो रफ सरफेस है और फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रही है, जो कि अच्छा खासा फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है, तो ये थोड़ी दूर चल के ऐसे रुक जाता है। दैट मीन्स बिना फोर्स के ना तुम कुछ रोक सकते हो, ना बिना फोर्स के तुम कुछ मूव कर सकते हो। बात समझ आई? तो जो भी स्टेट है जिस बॉडी की, चाहे वो मूविंग हो चाहे वो रेस्ट हो, वो वहीं की वहीं रहेगी अनटिल अनलेस उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। गाड़ी रुकेगी तभी जब उस पर ब्रेक के थ्रू आप फोर्स लगाओगे, गाड़ी चलेगी तभी जब आप इंजन स्टार्ट करके एक फोर्स लगाओगे। वो फोर्स कोई भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स कहते हैं। इसको एक अच्छे से टर्म से भी डिफाइन करते हैं, दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है समझो। इनर्शिया प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कोई बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनटिल अनलेस उस पर कोई फोर्स काम नहीं करता है। तो ये जो बॉडी रेस्ट या मोशन में ही रहती है जब तक उस पर फोर्स काम नहीं करता है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। इसीलिए इस लॉ को हमने नाम दिया है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कभी भूलना मत। अब लॉ ऑफ इनर्शिया वो क्या है, आपका फर्स्ट लॉ है, जहां पर एक बॉडी रजिस्ट करती है अपने आप को मूव करने से या फिर रेस्ट में रहने से, जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई होता। ठीक है, तो आप भी जिद्दी बन के बैठ के एक जगह पढ़ते रहना, जब तक मम्मी आवाज लगा लगा के आपको बुलाए नहीं, जाना नहीं है। तो मम्मी की आवाज भी फोर्स है। ठीक है, मम्मी की आवाज क्या है, एक फोर्स है जो फोर्स जनरेट कर रही है कि आओ खाना खा लो। ठीक है, तो आपको हिलना नहीं है, वहां से बैठ के पढ़ते रहना है, एकदम इनर्शिया बने रहना है। नेक्स्ट लॉ देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपका सेकेंड लॉ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फोर्स और मोशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इनसे सॉल्व होंगे, एक ये और एक आपकी काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, पर अभी मैं क्विकली रिकॉल करा दूंगी। ठीक है, उसी से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, तो बहुत ध्यान से देखना। The rate change of momentum is directly proportional to the force applied on this change in momentum takes place in the direction of applied
फोर्स। क्या कह रहा है, कुछ समझ आया? देखो, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। अब पहले तो तुम मुझे बताओ कि ये मोमेंटम क्या है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, ठीक है। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से। किसी बॉडी का मोमेंटम कैसे डिफाइन करो? किसी बॉडी का मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है? तो मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं पी से, विच इज पी इक्वल्स टू एम वी। अब ये एम वी क्या है? यानी कि मेरी बॉडी, अगर मान लो मैं भाग रही हूं, तो मेरी बॉडी का मोमेंटम अगर आपको पता करना है, मोमेंटम, ठीक है, तो मेरी बॉडी का मास आपको पता होना चाहिए, और जिस वेलोसिटी से मैं भाग रही हूं वो आपको पता हो गया, तो आप मेरा मोमेंटम कैलकुलेट कर लोगे। सिंपली मोमेंटम क्या हुआ कि कोई बॉडी अगर आपकी मोशन में है तो आपका जो मास है और जो आपकी वेलोसिटी है उसका प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है। समझ आई बात? मोमेंटम बहुत बेसिक सी डेफिनेशंस है जो कि पहले आप पढ़ चुके हो छोटे क्लासेस में, बट मैं रिकॉल करा रही हूँ फिर भी, ठीक है। तो आपका ये हो गया, क्या? मोमेंटम हो गया, ठीक है, ये तो समझ आ गया। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है? सेकेंड लॉ ये कह रहा है कि द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्सेस। अगर मैं बहुत जोर से भाग रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं भाग नहीं रही थी, मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा चल रही थी, बहुत तेज से हवा चली और मैं उड़ने लग गई, ठीक है, जस्ट इमेजिन, हंसो मत, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो क्या हुआ कि मुझ पर एक फोर्स अप्लाई हुआ, राइट? एक फोर्स अप्लाई हुआ जिसकी वजह से मेरी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है। मेरी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है। मान लो बहुत तेज हवा चली, साइक्लोन वाली, और मेरी बॉडी का मोमेंटम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो यही ये कह रहा है कि जो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है, दैट मीन्स आपका dp बाई dt, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग मोमेंटम चेंज कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है? आपका फोर्स जो अप्लाई करा जाएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? आपका रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि कुछ टाइम में जो आपका मोमेंटम चेंज हुआ है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यही आपका क्या है? सेकेंड लॉ है। इस सेकेंड लॉ से आप फोर्स का डेरिवेशन क्रिएट कर सकते हो, फोर्स का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बना सकते हो वो देखते हैं। हमने क्या देखा? देखो, P इक्वल्स टू mv देखा, दैट वाज मोमेंटम, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और सेकेंड लॉ हमारा क्या कह रहा है? F यानी कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मान लो ये जो रेट चेंज है वो बहुत ही स्मॉलर अमाउंट के लिए, बहुत ही मिनिमल अमाउंट के लिए, तो जब मिनिमम लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? दैट इज डेल्टा P बाई डेल्टा T। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका बहुत ही स्मॉलर मूवमेंट, बहुत ही स्मॉलर अमाउंट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहां से अगर मैं ये वैल्यू रख दूं इसमें P की, तो क्या हो जाएगा? देखो, F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा M V अपॉन डेल्टा T, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब क्या कर सकते हो? यहाँ पे कैलकुलस याद आ रही है थोड़ी सी, डिफरेंशिएशन वाली। तो अब क्या कर सकते हो? यहाँ पर देखो, जो M है यानी कि जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मेरी बॉडी का मास एकदम से थोड़ी चेंज हो जाएगा, 50 है तो 50 ही रहेगा ना, वो तो 50 रहेगा। लेकिन मेरी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी कभी भी चेंज हो सकती है। हो सकता है मैं तेज भागने लग जाऊं, हो सकता है मैं धीरे भागने लग जाऊं, कुछ भी हो सकता है। तो F को हम क्या लेंगे? कांस्टेंट, यानी कि F चेंज नहीं होगी। और डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका चेंज, ठीक है, थोड़े से अमाउंट पर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो M को हम इधर लिखेंगे एंड दैट इज डेल्टा V बाई डेल्टा T। डिफरेंशिएशन याद है थोड़ा बहुत? अब इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। नहीं भाई, डिफरेंशिएट नहीं करना है। देखो, अब ये जो डेल्टा V बाई डेल्टा T है, ये कुछ दिखा दिखा सा नहीं लग रहा है? डेल्टा V बाई डेल्टा T कुछ दिखा दिखा सा नहीं लग रहा है? मैंने आपको क्या बताया? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम वाज dp बाई dt। ये भी तो कुछ ऐसा ही सा दिख रहा है कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। दैट मीन्स यहां से यहां देखो, यानी कि जो आपका डेल्टा V बाई डेल्टा T है वो आपका रिप्रेजेंट करता है A, यानी कि एक्सेलरेशन,
ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो क्या आ जाएगा, देखो F प्रोपोर्शनल टू m और ये हो गया आपका A। सही दिख रहा है, कुछ फॉर्मूला से डिनोट होने वाला है लग रहा है आपका। अब अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाती हूं तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, राइट? तो ये क्या हो गया, पेन चेंज कर, तो ये क्या हो गया आपका F इक्वल्स टू, मान लेती हूँ कोई कांस्टेंट K, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट आप मान सकते हो, और M और A। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया फोर्स के लिए, ठीक है। लेकिन अभी ये ठीक से डिफाइन नहीं है, अभी ठीक से डिफाइन नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर K भी आ रहा है। अगर मैं इस K को यहाँ पर सॉल्व करना चाहूं तो कैसे सॉल्व करूंगी वो देखते हैं। देखो F इक्वल्स टू के एम हमने डिनोट कर लिया, ये हमें मिल गया फाइनली लास्ट वाले डेरिवेशन से, किससे, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ से, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से हमें ये मिला। अब अगर one unit force is that force which when applied on a body of unit mass produces a unit acceleration in it। अगर मैंने 1 यूनिट फोर्स अप्लाई किया है किस पर, आपकी बॉडी पर, जहां पर उसका जो मास है वो भी क्या है, 1 यूनिट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी 1 यूनिट ही होगा। वैल्यू के फॉर्म में देखें क्या, हाँ देखते हैं। देखो कह रहा है कि जो फोर्स अप्लाई किया गया है बॉडी पर, अगर वो 1 यूनिट है, मतलब कि जो फोर्स है वो अगर 1 यूनिट है तो, और बॉडी जो है उसका मास कितना है, दैट इज ऑल्सो 1 यूनिट, तो क्या होगा, जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, फैन भी ऑफ कर दीजिए, एक्सेलरेशन जो होगा आपका वो भी 1 यूनिट ही मिलेगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी 1 यूनिट हो गया। अब अगर ये 111 वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या K की वैल्यू निकल आएगी, डेफिनेटली। देखो F इक्वल्स टू के एम ए, यहां पर भी 1 रख दो, यहां पे 1 रख दो, मल्टीप्लाई, ये हो गया K, F की जगह पे भी 1 रख दो, तो K की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अगर मैंने फोर्स लगाया है तो K विल बी 1। तो यहां से अब हम इस फॉर्मूला को बना सकते हैं F इक्वल्स टू एम ए, क्योंकि K की वैल्यू हो गई है 1 फॉर 1 यूनिट फोर्स, और यही हमारा क्या देता है, फोर्स का फॉर्मूला। अब अगर हमें फोर्स को फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 यूनिट के लिए दिया है, फिर जैसा भी आपका फोर्स दिया जाएगा जितनी भी यूनिट के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद कर लो, बिल्कुल रट लो इस इक्वेशन को कि F इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, F इक्वल्स टू एम ए क्या है आपका फोर्स, जिसमें A आपका क्या है, एक्सेलरेशन है, और M आपका क्या है, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये आपका मास है और A आपका क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो सेकेंड लॉ से आपका ये चीज क्रिएट हो गया, फाइन। अब क्या हमें देखना है यहाँ पर, थर्ड लॉ, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत ही सिंपल लॉ, कुछ भी चीजें अगर आप करोगे, कोई भी फोर्स कहीं पर लगाओगे तो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई गन फायर करते हैं तो हमें एक रिवर्स फोर्स भी हमारे शोल्डर पर लगता है। अगर हम यहाँ पर हील्स पहन के देखिए चल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एक फोर्स हील्स के वजह से हम फ्लोर पर लगाते हैं और फ्लोर भी हम पर एक फोर्स लगा रहा होता है। अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि बोट है, बोट पर क्या कर रहे हैं, हम ऐसे जंप कर रहे हैं तो हमारे पैर से ये पीछे की तरफ जाएगा और हम आगे की तरफ जाएंगे, तो हमेशा क्या होगा, एक एक्शन रिएक्शन फोर्स आएगा। दैट मीन्स अगर F हमारा अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अगर हमने क्या किया है, एक F फोर्स अप्लाई किया है तो डायरेक्टली उसी का इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसी का इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स हमारे ऊपर लगेगा, ठीक है। फोर्स वेक्टर फॉर्म में होता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन होती है। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद है ना, ये सब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी में। तो सिंपली क्या है कि कोई भी फोर्स लगता है उसका ऑपोजिट और इक्वल फोर्स भी आएगा, दैट इज एक्शन रिएक्शन, ठीक है। अदर देन दैट आपकी यूनिट्स ऑफ फोर्स है, यूनिट्स ऑफ फोर्स देख लेते हैं। लाइट तो नहीं जाएगी ना, अच्छा ठीक है। सीजीएस डाइन, ठीक है, सीजीएस में आपकी फोर्स की यूनिट क्या होती है, दैट इज डाइन।
SI में क्या यूनिट होती है वो उसको फिगर आउट कर लेते हैं। देखो F इक्वल्स टू एम में हमने फॉर्मूला पहले तो डिनोट कर लिया कि क्या था, वो हमें पता चल चुका है, फाइन। लेकिन आपका जो वन डाइन होता है वो किसके इक्वल होता है वो देखना है, ठीक है, यानी कि CGS यूनिट में डाइन है, तो वन डाइन यानी कि फोर्स, ठीक है, डाइन क्या है, फोर्स की यूनिट है, तो वन डाइन हो गई। मास की यूनिट CGS में क्या होती है, दैट इज ग्राम। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसको CGS में लिखूं तो CGS में क्या हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या किया है, CGS में फोर्स की आपकी जो यूनिट है वो डाइन है, और CGS में आपके मास की जो यूनिट है दैट इज ग्राम। CGS में आपके एक्सेलरेशन की यूनिट इन्होंने लिखी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, बस कन्वर्ट किया है यूनिट्स को और कुछ नहीं किया है, ठीक है। SI यूनिट में देख लो, SI यूनिट में F इक्वल्स टू एम वाला फॉर्मूला लो फिर से, और क्या करो, SI यूनिट में जो फोर्स होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, SI में न्यूटन है, CGS में डाइन है, भूलना मत, आ गई ना। तो ये हो गया आपका न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या होगा, देखो SI यूनिट में m क्या होगा, m मास मतलब kg, SI यूनिट में एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये SI यूनिट में है एक्सेलरेशन, ये CGS यूनिट में है, यहां से देख रहे हो ना, ये SI यूनिट में है, SI CGS याद तो है ना, MKS वाली, ये सब की सब SI CGS यूनिट रिकॉल करके आओ, नहीं आ रहा है तो बता देना, आई विल एक्सप्लेन यू, बट ये सब छोटी चीजें हैं बहुत यूनिट वाली, ठीक है। तो SI यूनिट में एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, CGS में आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसी से हम क्या कर रहे हैं, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं यूनिट के फॉर्म में, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका SI यूनिट में F इक्वल्स टू MA के फॉर्मूला में रख के देख लेते हैं, 1 न्यूटन हो गया, मास को kg में रख दिया 1 kg, यूनिट पे ही निकाल रहे हैं सब, अभी यूनिट मतलब 1 पे ही निकाल रहे हैं, और जो एक्सेलरेशन है उसको भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दिया, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया कि SI यूनिट जो न्यूटन की है वो किसके इक्वल होती है, आपकी 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो यहां से एक डेफिनेशन निकल के आती है, ध्यान देना, 1 Newton is that force which when acting on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square। क्या किया है, इस इक्वेशन को बस इन्होंने क्या किया है, डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया है कि अगर मैंने किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है, जिस बॉडी का मास कितना है 1 kg है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, बात समझ आ गई। तो 1 न्यूटन अगर आपसे पूछा जाए क्या है, 1 न्यूटन क्या होगा, अगर किसी बॉडी पर जो कि 1 kg की है उस पर अगर मैंने यूनिट फोर्स लगाया है तो एक्सेलरेशन कितना डेवलप होगा, दैट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे डाइन में पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे क्या, 1 डाइन फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 डाइन फोर्स अगर हम 1 ग्राम की बॉडी पर लगाते हैं तो आपका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा आपका 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्या है, डेफिनेशन के फॉर्म में, ये आपका इक्वेशन के फॉर्म में है, बस इतना सा डिफरेंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू व्हाट, MCQs में आ सकते हैं। तो जब क्वेश्चन सॉल्व कराओगे तो और डिटेल में बताऊंगे तो समझ आ जाएगा। अब देखो ग्रेविटेशनल यूनिट, अगर मुझे इसको G में डिनोट करना है, ठीक है, G याद है, G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, राइट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या था, एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन है, राइट। तो G की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और G को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हम ग्रेविटेशनल के फॉर्म में अगर F को डिनोट करना चाहें तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। F इक्वल्स टू mg, जहां पर जो G है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कब काम करता है, जब ऊपर से कोई चीज फेंकते हैं तो उस पर जो एक्सेलरेशन काम करता है, जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे आती है दैट इज स्मॉल g, जो कि कांस्टेंट वैल्यू क्या देता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद होगी ना ये तो, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर 1 kgf। अब इसको क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल यूनिट में कितना होगा, ठीक है। तो देखो फोर्स इक्वल्स टू mg, फाइन। F क्या है आपका, क्या है F आपका, F होता है आपका किलो
ग्राम फोर्स, मतलब कि एक बॉडी है 1 kg की, उस पर क्या लगाया है 1 यूनिट का फोर्स लगा दिया है। 1 kg की बॉडी पर 1 यूनिट का फोर्स लगा दिया है, ठीक है। m क्या है आपका, m टू ग्रेविटी ऑन मास ऑफ 1 किलोग्राम। m क्या है आपका, मास है, मास भी आपका 1 किलोग्राम क्या है, ठीक है। और जो g है आपका वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी वैल्यू ये हो गई, यहां से रख देते हैं, ये वैल्यू थी ना 9.8 मीटर पर सेकेंड, वो रख दो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या बचेगा वो बताओ मुझे। तो 1 kgf इक्वल्स टू, यानी कि 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 और 9.8 का मल्टीप्लाई कर दो, 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स आपका ये न्यूटन में भी लिख सकते हैं ना इसे आप, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू 9.8 आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन फोर्स आपका कितने के इक्वल हो जाता है, वो आपका हो जाता है 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के इक्वल भी हो जाएगा। कब, जब आपका ग्रेविटेशनल यूनिट्स में लिखते हैं तब, ठीक है। नॉर्मल एक्सेलरेशन में लिखोगे तो यूनिट वाले में क्या होगा 1 हो जाता है सब कुछ, लेकिन जब ग्रेविटेशनल होगा तो ये होगा आपका 9.8 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन, द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। आपकी जो बॉडीज हैं वो क्या कर रही हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए, आपकी 3 इक्वेशंस होती हैं, दैट इज काइनेमेटिक्स की इक्वेशन होती है, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले भी आप पढ़ चुके हो, बस मैं रिकॉल करा रही हूँ आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आपकी 3 इक्वेशंस होती हैं, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, दूसरी होती है आपकी s इक्वल्स टू हाफ ये वाली होती है हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड होती है आपकी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें क्या है, ये सिंबल क्या डिनोट करता है, देखो आपका जो भी बॉडी का एक्सेलरेशन है अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि थोड़े थोड़े टाइम पर अगर मैं चेक करूं तो उसकी वेलोसिटी सेम, ठीक है, चाहे इस टाइम पर देखूं, चाहे इस टाइम पर देखूं, चाहे इस टाइम पर देखूं, पर उसकी वेलोसिटी सेम है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा कि मतलब जितना आपका टाइम चेंज हो रहा है उतनी ही वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। जो आपके सेगमेंट्स हैं जिस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, रेशियो सिमिलर, तो ये क्या होता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर कोई बॉडी है तो उसके लिए 3 इक्वेशंस होती हैं मोशन की, जिनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो वो क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, ये ग्राफ के थ्रू आपने सॉल्व करी होंगी पहले ही, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा, तो फिर से एक्सप्लेन करेंगे, बट ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। जस्ट टू रिकॉल कि ये इक्वेशंस होती हैं, बस इन्हें याद रखो। v इक्वल्स टू u प्लस एटी, जिसमें u आपका क्या होता है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। u क्या है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब स्टार्ट करता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, और वो 0 ही होती है, क्योंकि इनिशियली आपकी कोई वेलोसिटी थोड़ी होती है, इनिशियली तो आप स्टार्ट करते हो ना रेस्ट से, तो वो 0 होती है। फिर फाइनली जब आप कहीं पहुंच जाते हो तो आपकी एक क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है आपकी v, ठीक है। और a आपका यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन, और t आपका क्या है, टाइम। s जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट की कितनी दूरी चली गई है वो दिखाता है। s की जो इक्वेशन आपकी बनती है वो बनती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक और इक्वेशन आपकी फॉर्म होती है वो है आपकी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशंस याद कर लो, ये वाली इक्वेशंस आप इन तीनों की हेल्प से बना सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं याद करने को नहीं बोल रही हूँ, पर ये 3 आप एकदम रट लो, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी पड़ेगा, ठीक है। हमेशा पिछले ईयर की चीजों से रिलेटेड होता है थोड़ा सा, तो इजी होता है, इसलिए इतनी टेंशन मत लेना, ठीक है। फोर्स वाले जो आपकी मैंने इक्वेशन बता दी, F इक्वल्स टू ma, बस वो याद रखो, P इक्वल्स टू me या mv याद रखो, और ये 3 इक्वेशंस याद रखो, बस। और क्या है, बाकी जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताया वो सब याद रखो, कैसे काम कर रहा है फोर्स, कैसे नहीं कर रहा है। और यूनिट वाला जो सेक्शन बताया मैंने कि एक डाइन बराबर इतना होता है और 1 न्यूटन बराबर इतना होता है, और अगर ग्रेविटेशनल यूनिट में होता है तो 9.8 हो जाता है। बस 3 चीजें याद रखो, दिमाग खोल के देखोगे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। MCQ से वैसे मैंने इस चैप्टर के आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, सॉल्व भी करा दिए हैं, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, एक बार फिर से चेक कर लेना।
और एक और चीज़ आपसे बोलनी थी कि क्या मैं आपके जो फिजिक्स का MCQ और न्यूमेरिकल वाली चीज़ें हैं वो लाइव लूँ या फिर रिकॉर्डेड ही लूँ? तो ये मुझे आप बताइएगा, क्या प्रेफर करेंगे आप, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए और हिस्ट्री फिजिक्स दोनों पे तैयारी करते रहिए, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं अब हम। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।